नमस्कार। सुन लो यूपीएससी में आपका स्वागत है। नमस्कार। आज हम इतिहास के एक बहुत ही दिलचस्प और यूपीएससी के लिए बेहद जरूरी दौर की गहराई में उतर रहे हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं यूनिट 14 की, विजयनगर, बहमनी और अन्य राज्य भाग 1। ये वो समय था, लगभग 14वीं-15वीं शताब्दी, जब दिल्ली सल्तनत खासकर मोहम्मद बिन तुगलक के बाद थोड़ी कमजोर पड़ने लगी थी। बिल्कुल, और इसी कमजोरी का फायदा उठाकर, या कहें कि स्वाभाविक रूप से भारत के अलग अलग हिस्सों में, खासकर दक्षिण में और पूर्वी भारत में, नए क्षेत्रीय ताकतें, नए राज्य उभरकर सामने आए। और यूपीएससी के लिहाज से ये यूनिट क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि इससे न सिर्फ प्रीलिम्स में सीधे सवाल आते हैं, बल्कि मेंस में भी क्षेत्रीय राजनीति, उनके प्रशासन का तरीका, सामाजिक आर्थिक ढांचा, इन सब को समझने के लिए एक मजबूत बेस बनता है। तो आज हमारा इरादा है आईजीएनओ की इस यूनिट 14 को लाइन बाय लाइन खंगालना, हर पहलू, हर कॉन्सेप्ट को समझना। बिल्कुल, कोई जल्दबाजी नहीं। हमारा लक्ष्य सिर्फ ऊपर ऊपर से बताना नहीं, बल्कि एक विस्तृत विश्लेषण करना है, क्योंकि यूपीएससी में गहरी समझ ही काम आती है। तो चलिए शुरू करते हैं इस ज्ञानवर्धक सफर को। तो यूनिट का सेक्शन 14.1 यानी परिचय हमें बताता है कि 14वीं सदी के शुरुआती दौर में मोहम्मद बिन तुगलक का वो फैसला, राजधानी को दौलताबाद ले जाना और फिर वापस दिल्ली लाना, हाँ, वो एक बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। उसके बाद ही हम देखते हैं कि कई स्वतंत्र राज्य उभरने लगे, जिनमें सबसे प्रमुख थे कृष्णा नदी के दक्षिण में विजयनगर साम्राज्य, दक्कन में बहमनी सल्तनत और बंगाल, मालवा, गुजरात, जौनपुर जैसे कई और राज्य भी। जी, ये नए राज्य क्या दिखाते हैं? ये दिखाते हैं कि केंद्रीय सत्ता यानी दिल्ली का नियंत्रण ढीला पड़ रहा था, और जो प्रांतीय गवर्नर या प्रमुख थे, उनमें अपनी आजादी घोषित करने की इच्छा या प्रवृत्ति बढ़ रही थी। क्या इन नए राज्यों के शासन में दिल्ली सल्तनत से कुछ समानताएं थी? हाँ, काफी समानताएं थीं। प्रशासन का ढांचा, राजनीति का तरीका, बहुत कुछ दिल्ली सुल्तानों जैसा ही था। लेकिन साथ ही उन्होंने अपनी स्थानीय जरूरतों और परंपराओं के हिसाब से नए प्रयोग भी किए। इनके सामने सबसे बड़ी चुनौती क्या थी? देखिए, इन शासकों के सामने सबसे बड़ी चुनौती थी अपने दरबार के अलग अलग कुलीन समूहों, मतलब नोबल्स या अमीरों के बीच संतुलन बनाए रखना। ये अमीर गुट हमेशा सिंहासन के लिए खतरा बने रहते थे, आपस में भी लड़ते थे, राजा के खिलाफ भी साजिश करते थे। और अपने शासन को वैध बनाने के लिए, मतलब लेजिटिमेसी हासिल करने के लिए क्या करते थे? इसके लिए उन्होंने अक्सर धार्मिक विचारधारा का सहारा लिया, धर्मगुरुओं का समर्थन हासिल किया, मंदिरों या मस्जिदों को दान दिया, ताकि जनता उन्हें सही शासक माने। और ये राज्य कब तक स्वतंत्र रहे? ये तब तक अपनी आज़ादी बनाए रखने में कामयाब रहे जब तक कि उत्तर भारत में मुगल साम्राज्य का उदय नहीं हुआ। मुगलों ने धीरे धीरे इनमें से ज्यादातर को अपने अधीन कर लिया। तो इस यूनिट में हम इसी ट्रेंड को, यानी क्षेत्रीय राज्यों के उदय को, विजयनगर, बहमनी, बंगाल और मालवा के उदाहरणों से समझेंगे। बिल्कुल, और जैसा कि यूनिट में बताया गया है, विजयनगर पर शोध ज्यादा हुआ है, तो हम उस पर थोड़ा ज्यादा विस्तार से बात करेंगे। चलिए, तो फिर विजयनगर की इतिहास लेखन की बात करते हैं, सेक्शन 14.2। इस पर इतना काम हुआ है कि सबका जिक्र करना तो मुश्किल है, पर मुख्य धाराएं क्या रहीं? हाँ, यह समझना जरूरी है कि इतिहास लिखा कैसे गया। शुरुआत हुई 19वीं सदी में, जब मार्क विल्क्स और कॉलिन मैकेंजी जैसे अंग्रेज अधिकारियों ने इस पर लिखना शुरू किया। मैकेंजी ने तो बहुत सारे दस्तावेज और पांडुलिपियां इकट्ठी की थीं। और फिर 1900 में रॉबर्ट सीविल की वो मशहूर किताब आई, अ फॉरगॉटन एम्पायर, एक भूला हुआ साम्राज्य। जी, लेकिन यहाँ एक पेज है। बाद के इतिहासकार जैसे बर्टनस्टीन, उनका मानना है कि सेविल का मकसद सिर्फ ज्ञान इकट्ठा करना नहीं था। तो फिर क्या था? स्टीन का तर्क है कि सेविल जैसे साम्राज्यवादी इतिहासकार एक तरह से पराधीन लोगों के अतीत को इस तरह से गढ़ रहे थे जिससे ब्रिटिश शासन एक जरूरत और अच्छी चीज लगे। मतलब, देखो ये साम्राज्य कैसे खत्म हो गया, इसलिए तुम्हें हमारी जरूरत है। अच्छा, ये एक दिलचस्प नजरिया है। फिर कौन आए? फिर आए राष्ट्रवादी विचारों का दौर। एस कृष्णस्वामी अयंगार जैसे विद्वानों ने साहित्यिक स्रोतों का इस्तेमाल किया, दूर दराज के स्थानीय शासकों का अध्ययन किया। उनके काम ने विजयनगर के इतिहास को अकादमिक दुनिया में एक मजबूत जगह दिलाई। अयंगार के बाद? उनके बाद B.A. सालेतोरे और N. वेंकटरमनैया जैसे इतिहासकार आए। अब यहाँ एक और विभाजन दिखता है। अयंगार और सालेतोरे ने विजयनगर को कर्नाटक राष्ट्रवाद के चश्मे से देखा। और वेंकटरमनैया? वेंकटरमनैया और उनके साथ नीलकंठ शास्त्री, इन्होंने इसे आंध्रा के नजरिए से देखा।
वेंकटरमनैया ने ही सबसे पहले काकतीय प्रशासन के प्रभाव की बात की, खासकर नायंकर व्यवस्था पर। इस नाम को याद रखिएगा, नायंकर व्यवस्था। नयंकर व्यवस्था, ठीक है। फिर के नीलकंठ शास्त्री के मार्गदर्शन में टीवी महालिंगम ने काम किया। उन्होंने प्रशासनिक और सामाजिक पहलुओं पर ज्यादा ध्यान दिया, खासकर तमिल क्षेत्र पर विजयनगर के प्रभाव का अध्ययन किया। लेकिन बर्टनस्टीन ने महालिंगम की आलोचना भी की। हाँ, स्टीन का कहना था कि महालिंगम ने दक्षिण भारत के अलग अलग समय और जगहों के राजनीतिक तरीकों के सबूतों को ऐसे मिला दिया जैसे वो सब एक ही शक्ति संरचना का हिस्सा हों। मतलब उन्होंने विविधता को नजरअंदाज कर दिया। नीलकंठ शास्त्री का सबसे बड़ा योगदान क्या माना जाता है? उनका सबसे प्रमुख काम है अ हिस्ट्री ऑफ साउथ इंडिया, और वेंकटरमनैया के साथ मिलकर उन्होंने फर्दर सोर्सेज ऑफ विजयनगर हिस्ट्री का संपादन किया। लंबे समय तक शास्त्री और उसके अनुयायियों का ही दबदबा रहा विजयनगर इतिहास लेखन पर। और फिर आए बर्टनस्टीन अपने खास मॉडल के साथ। बिल्कुल, बर्टनस्टीन और उनका सेगमेंट्री स्टेट मॉडल। सेगमेंट्री स्टेट मॉडल ये क्या था, सेगमेंट्री स्टेट मॉडल? ये मॉडल उन्होंने दरअसल अफ्रीका के अध्ययन से लिया था। साउथॉल नाम के विद्वान ने अफ्रीका के अलूर समाज का अध्ययन किया था। उसी से प्रेरणा लेकर स्टीन ने इसे पहले चोल साम्राज्य पर और फिर विजयनगर पर लागू किया। अच्छा, इस मॉडल में क्या खास बात थी? इस मॉडल के अनुसार राजा की संप्रभुता यानी उसकी हुकूमत वास्तविक या एब्सोल्यूट नहीं होती। वो ज्यादातर कर्मकांडीय होती है, मतलब रस्मों रिवाजों तक सीमित। असली शक्ति स्थानीय प्रमुखों या खंडों यानी सेगमेंट्स के पास होती है। राजा एक तरह से सिंबॉलिक हेड होता है। लेकिन इस मॉडल की आलोचना भी हुई। हाँ, काफी आलोचना हुई। खासकर हरमनकुल के जैसे विद्वानों ने कहा कि ये मॉडल भारतीय संदर्भ में फिट नहीं बैठता। उन्होंने उड़ीसा के सूर्यवंशी राजाओं का उदाहरण दिया, जिनकी सत्ता काफी वास्तविक और मजबूत थी, सिर्फ कर्मकांडीय नहीं। तो स्टीन के बाद और कौन से नए दृष्टिकोण आए? हाल के वर्षों में नोबुरु कर्शिमा, सुब्बरायलु और षणमुगन की टीम ने तमिलनाडु से मिले विजयनगर काल के शिलालेखों का गहन अध्ययन किया है। और उनका क्या कहना है? वे स्टीन के सेगमेंट्री मॉडल को पूरी तरह खारिज करते हैं। उनका मानना है कि विजयनगर की राजनीति को सामंती मॉडल, फ्यूडल मॉडल से बेहतर समझा जा सकता है, हालांकि कुछ महत्वपूर्ण बदलावों के साथ। सामंती मॉडल जैसे यूरोप वाला? पूरी तरह वैसा नहीं। करिश्मा का तो यहां तक सुझाव है कि नायकों पर राज्य का नियंत्रण इतना मजबूत होता गया कि शायद ये जापान के तोकुगावा सामंतवाद जैसा बन गया होगा। ये तो काफी अलग बात है। हाँ, लेकिन एक बात तय है कि बर्टनस्टीन के काम ने विजयनगर इतिहास के अध्ययन में एक नई जान फूंकी। उनके मॉडल ने बहस छेड़ी और उसी बहस के चलते पूर्व आधुनिक दक्षिण भारत के समाज और राजनीति के संक्रमणकालीन चरणों को समझने के नए रास्ते खुलने की उम्मीद बंधी है। चलिए, अब बात करते हैं विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की। सेक्शन 14.3। जैसा हमने पहले सुना, 14वीं शताब्दी के मध्य में इसकी स्थापना हुई। जी, और इसका श्रेय आमतौर पर 5 भाइयों के एक समूह को दिया जाता है। इनके नाम याद रखने लायक हैं: बुक्का, हरिहर, कंपन, मुदप्पा और मरप्पा। फिर से नाम दोहराएंगे? बुक्का, हरिहर, कंपन, मुदप्पा और मरप्पा। इनके पिता का नाम संगम था, इसीलिए इनके वंश को संगम वंश कहा गया। और राज्य का नाम विजयनगर क्यों पड़ा? उनकी राजधानी के नाम पर। उन्होंने तुंगभद्रा नदी के दक्षिणी किनारे पर एक शहर बसाया जिसका नाम रखा विजयनगर, यानी विजय का शहर। इसकी स्थापना को अक्सर एक खास नजरिए से देखा जाता है ना? हाँ, रॉबर्ट सेविल जैसे इतिहासकारों ने इसे मुस्लिम आक्रमण के खिलाफ हिंदू प्रतिरोध के रूप में पेश किया। ये विचार काफी समय तक प्रभावी रहा। लेकिन क्या शुरुआती स्रोत भी यही कहते हैं? नहीं, ये दिलचस्प है कि शुरुआती साहित्यिक और अभिलेखीय स्रोतों में हमलावरों की पहचान मुस्लिम के तौर पर नहीं बल्कि तुरुष्क के रूप में की गई है। तुरुष्क यानी तुर्क। तो ये धार्मिक पहचान नहीं थी? नहीं, ये ज्यादातर एक जातीय या राजनीतिक पहचान थी। ये जो शब्द का अर्थ बदला, तुरुष्क से मुस्लिम, ये शायद 19वीं-20वीं सदी के साम्राज्यवादी इतिहास लेखन के प्रभाव में हुआ। और एक और महत्वपूर्ण बात जो स्टीन जैसे इतिहासकारों ने नोट की है, हाँ, कि विजयनगर की स्थापना से बहुत पहले से मुसलमान दक्षिण भारतीय समाज का हिस्सा थे। ऐसा नहीं था कि वो अचानक बाहर से आए थे, बल्कि होयसल राजा जगदेक मल्ल जैसे हिंदू राजाओं ने भी अपनी सेनाओं में मुसलमानों को भर्ती किया था। एक कहानी संत विद्यारण्य के आशीर्वाद से भी जुड़ी है। जी, एक पारंपरिक कथा है कि हरिहर और बुक्का को संत विद्यारण्य का आशीर्वाद मिला और उन्होंने ही इन्हें साम्राज्य स्थापित करने की प्रेरणा दी। लेकिन क्या इतिहासकार इसे मानते हैं? हाल के इतिहासकार मानते हैं कि विद्यारण्य साम्राज्य की स्थापना के कई दशक बाद एक महत्वपूर्ण व्यक्ति के रूप में उभरे।
लेकिन हाँ, शासकों के लिए जनता का समर्थन जुटाने में धार्मिक और सांस्कृतिक नेताओं की भूमिका को नकारा नहीं जा सकता। शुरुआती सालों में विजयनगर को किनसे लड़ना पड़ा? उन्हें सिर्फ मुसलमानों से ही नहीं बल्कि कई हिंदू शासकों से भी लगातार लड़ना पड़ा। जैसे कि? तो उन्होंने 1357 में राजा नारायण शंभू राय को हराया, 1370 में मदुरई के सुल्तान के खिलाफ युद्ध जीता। तो उनका राज्य काफी फैल गया था। हाँ, लगभग 1377 में जब बुक्का प्रथम की मृत्यु हुई तब तक विजयनगर पूरे दक्षिण भारत में उस समय का सबसे बड़ा क्षेत्रीय राज्य बन चुका था। बुक्का के बाद क्या हुआ? उनके उत्तराधिकारियों ने साम्राज्य का विस्तार जारी रखा, खासकर उत्तर पूर्व की ओर। उन्होंने तटीय आंध्र के कोणाविडू रेड्डी, वारंगल के वेलमा और यहाँ तक कि उड़ीसा के गजपति राजाओं से भी युद्ध लड़े। गजपतियों से संघर्ष लंबा चला। हाँ, गजपतियों के साथ उनका संघर्ष लगभग 1 सदी तक चला। ये सब सैन्य अभियान इसलिए संभव हो पाए क्योंकि विजयनगर के पास अपनी सेना को बनाए रखने और विस्तार करने के लिए जरूरी संसाधन जुटाने की क्षमता थी। विजयनगर पर कितने वंशों ने शासन किया? मुख्य रूप से 4 अलग-अलग वंशों ने शासन किया। पहला तो संगम वंश, जिन्हें कभी-कभी यादव भी कहा जाता है। संगम के बाद? फिर लगभग 1485 में आया सालुव वंश। संगम राजा विरूपाक्ष द्वितीय की उसके बेटे ने हत्या कर दी थी। उसके बाद सालुव नरसिंह ने इस वंश की स्थापना की। सालुव के बाद? फिर 1505 में आया तुलुव वंश। कृष्णदेव राय इसी वंश के थे और इस काल को अक्सर विजयनगर का स्वर्ण युग माना जाता है। और चौथा वंश? चौथा और आखिरी वंश था अरविडु वंश, जो 1542 के आसपास सत्ता में आया। फिर से दोहराएंगे इन चारों वंशों के नाम? जरूर। संगम, सालुव, तुलुव और अरविडु। संगम, सालुव, तुलुव, अरविडु। अरविडु वंश के समय क्या हुआ? अरविडु वंश के तहत केंद्रीय शक्ति काफी कमजोर हो गई थी। पड़ोसी राज्यों से लगातार लड़ाइयां और राज्य के भीतर ही सैन्य कमांडरों यानी नायकों की बढ़ती ताकत और महत्वाकांक्षाओं के कारण 17वीं शताब्दी के अंत तक आते आते ये साम्राज्य पूरी तरह बिखर गया, खंडित हो गया। अब आते हैं सेक्शन 14.4 पर, राज्य की प्रकृति। ये एक बड़ा बहस का मुद्दा रहा है। हाँ, बिल्कुल, कि आखिर विजयनगर राज्य था कैसा, इसका चरित्र क्या था। इस पर इतिहासकारों में काफी मतभेद हैं। टीवी महालिंगम ने इसे क्या कहा था? महालिंगम ने इसे सामंती बताया था। उन्होंने इसकी तुलना यूरोपीय सामंतवाद से की, हालांकि उन्होंने अंतर भी बताए थे। और उनका आधार क्या था? उनका मुख्य आधार थी नायंकर व्यवस्था। यही व्यवस्था विजयनगर की राजनीति की धुरी मानी जाती है। तो ये नायंकर व्यवस्था थी क्या? इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं। देखिए, विजयनगर की राजनीति में सैद्धांतिक रूप से सारी भूमि राजा की मानी जाती थी। अच्छा। इसलिए राजा अपनी मर्जी से इसे अपने अधीन लोगों में बांट सकता था। जिन लोगों को राजा से ये भूमि मिलती थी उन्हें नायक कहा जाता था। और इन नायकों को क्या अधिकार मिलते थे? ये नायक राजा द्वारा दिए गए क्षेत्र पर काफी हद तक स्वायत्तता के साथ, मतलब आजादी से शासन करते थे। बदले में उन्हें क्या करना होता था? बदले में नायकों के 2 मुख्य कर्तव्य थे। पहला, शाही खजाने में हर साल एक निश्चित रकम भेजना, एक तरह का वित्तीय योगदान। और दूसरा, राजा के लिए एक निश्चित संख्या में सैनिक रखना और जब भी राजा युद्ध करे तो अपनी सेना के साथ उसकी मदद करना। क्या इन कर्तव्यों को दोहरा सकते हैं? हाँ, नायंकर व्यवस्था के तहत नायकों के 2 मुख्य कर्तव्य थे। एक, शाही खजाने में वार्षिक वित्तीय योगदान भेजना और 2, राजा के लिए सैनिक रखना और युद्ध में उसकी सेवा करना। क्या नायक अपनी जमीन आगे भी किसी को देते थे? हाँ, अक्सर नायक अपनी भूमि को आगे छोटे किराएदारों को उन्हीं शर्तों पर पट्टे पर दे देते थे जिन शर्तों पर उन्हें राजा से मिली होती थी। तो इसे क्या कहेंगे? इसे उपसामंतीकरण कहा जा सकता है, जो यूरोपीय सामंतवाद की भी एक विशेषता थी। लेकिन फिर महालिंगम ने यूरोप पर विजयनगर की व्यवस्था में अंतर क्या बताए? मुख्य अंतर निष्ठा के प्रक्रिया का था। यूरोप में एक रस्म होती थी जहां छोटा भूधारक अपने स्वामी के प्रति सम्मान व्यक्त करता था और बदले में स्वामी उसे जागीर देता था और उसकी सुरक्षा का वादा करता था। ये विजयनगर में नहीं था? नहीं, ये खास रस्म विजयनगर की नायक व्यवस्था में नहीं पाई जाती। नायकर व्यवस्था मूल रूप से एक प्रशासनिक नीति थी। सैन्य सेवा और पैसे के बदले नायकों को क्षेत्र सौंपना। तो अधीनता का तत्व कम था। महालिंगम के अनुसार हाँ, यूरोपीय सामंतवाद में जो राजनीतिक रूप से श्रेष्ठ स्वामी के प्रति अधीनता का भाव था, वो नायंकर व्यवस्था में उतना प्रबल नहीं था। नायक जिस भूमि को रखते थे उसे अमरम कार्यकाल कहा जाता था। अमरम कार्यकाल,
इसे याद रखना होगा। जी, अमरम कार्यकाल। ये सैन्य जागीर थी। क्या राजा नायकों की रक्षा करते थे? तो विजयनगर के राजाओं ने नायकों पर भारी जिम्मेदारियां डाली थीं, लेकिन अगर नायक अपने कर्तव्य पूरे नहीं करते थे तो राजा उनकी रक्षा नहीं करते थे। बल्कि पुर्तगाली इतिहासकार नूनीज ने तो लिखा है कि अगर नायक अपने दायित्व ठीक से पूरे न करें तो उन्हें बर्बाद किया जा सकता है और उनकी संपत्ति छीनी जा सकती है। तो ये यूरोप जैसा नहीं था जहां स्वामी अपने अधीन व्यक्ति की रक्षा करता था। हाँ, ये एक बड़ा अंतर था। दूसरा अंतर ये था कि यूरोपीय सामंतवाद में पूरा समाज ही भूमि कार्यकाल के बंधन से जुड़ा था, जबकि नायंकर व्यवस्था ने केवल आबादी के एक हिस्से यानी सैन्य वर्ग को एक साथ जोड़ा था। और उपसामंतीकरण भी विजयनगर में उतना बड़े पैमाने पर नहीं था जितना यूरोप में। नीलकंठ शास्त्री ने विजयनगर राज्य को क्या कहा था? शास्त्री ने इसे एक हिंदू राज्य द्वारा युद्ध राज्य के सबसे करीब पहुंच के रूप में वर्णित किया। मतलब एक ऐसा राज्य जो हमेशा युद्ध के लिए तैयार रहता था। और हाल के यूरोपीय विद्वानों ने? हाँ, कुछ यूरोपीय विद्वानों जैसे कुल्के और रुथरमुंड ने भी विजयनगर की राजनीति को सैन्य सामंतवाद, मिलिट्री फ्यूडलिज्म कहा है। लेकिन बर्टन स्टीन इससे सहमत नहीं थे। बिल्कुल नहीं। स्टीन ने इसका जोरदार खंडन किया। उनका कहना था कि सामंतवाद की कुछ मुख्य विशेषताएं जैसे श्रद्धांजलि, होमेज और वासलता यानी स्वामी सेवक का औपचारिक संबंध, ये विजयनगर प्रणाली में नहीं मिलती। और पुर्तगाली लेखकों के बारे में स्टीन ने क्या कहा? स्टीन का मानना था कि जब पुर्तगाली लेखक सामंतवाद शब्द का इस्तेमाल करते हैं तो हमें सावधान रहना चाहिए, क्योंकि वो शायद अपने यूरोपीय अनुभव के आधार पर लिख रहे थे और भारतीय व्यवस्था को अपने पाठकों को समझाने के लिए परिचित शब्दों का इस्तेमाल कर रहे थे। जरूरी नहीं कि वो सटीक वर्णन हो। तो स्टीन ने इसे क्या बताया? जैसा हमने पहले चर्चा की, स्टीन ने इसे सेगमेंट्री बताया, जहां राजा की सत्ता कर्मकांडीय ज्यादा थी, वास्तविक कम। जी, हरमन कुल्के और अन्य लोगों ने इसे चुनौती दी। उन्होंने उदाहरण दिए कि भारत में कई राजाओं की सत्ता वास्तविक थी, जैसे उड़ीसा के सूर्यवंशी राजा। और कर्शिमा का क्या कहना था इस पर? हाँ, कर्शिमा ने तमिल अभिलेखों के आधार पर तर्क दिया कि नायकों पर राज्य का नियंत्रण मजबूत होने से ये विजयनगर सामंतवाद शायद जापान के तोकुगावा सामंतवाद जैसा बन गया होगा। वो कहते हैं कि अगर हम सामंती व्याख्या को नहीं मानते तो हमें चोल और विजयनगर शासन के बीच जो अंतर दिखता है उसकी कोई और तार्किक व्याख्या ढूंढनी होगी। चलिए अब बात करते हैं सेक्शन 14.5 की, राज्य के संसाधन। विजयनगर इतना बड़ा और शक्तिशाली साम्राज्य था, तो उसकी आय के स्रोत क्या थे? मुख्य रूप से दो स्रोत थे, कृषि और वाणिज्य यानी खेती और व्यापार। खेती के बारे में क्या खास था? बर्टन स्टीन के अनुसार विजयनगर काल की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी लगातार बढ़ते शुष्क फसल क्षेत्र, ड्राई क्रॉपिंग जोन्स। मतलब उन इलाकों में खेती का विस्तार हो जाता जहां पानी कम था और सिंचाई मुश्किल थी। लोग कहां से आकर बस रहे थे? तटीय मैदानों से नए बसने वाले अंदरूनी ऊंचे इलाकों यानी अपलैंड्स में जा रहे थे। एक और वर्ग था जो चरवाही और सूखी खेती पर निर्भर था, वो भी नए कृषि क्षेत्र खोल रहा था। जंगलों वाले ऊंचे इलाकों में स्लैश एंड बर्न खेती, जिसे झूम खेती भी कहते हैं, प्रचलित थी। तो जमीन की प्रकृति का किसान पर असर पड़ता था? हाँ, बिल्कुल। जमीन कैसी है इसका किसान वर्ग के चरित्र पर बहुत प्रभाव पड़ता था। इस सब का नतीजा क्या हुआ? क्या नतीजा हुआ? नतीजा ये हुआ कि प्रायद्वीप के जो सूखे ऊंचे इलाके पहले सीमांत कृषि और देहाती क्षेत्र थे, वो अब ऐसे क्षेत्र बन गए जो बढ़ती आबादी और ज्यादा विस्तृत सामाजिक और राजनीतिक संस्थाओं का बोझ उठा सकते थे। मतलब उनकी उत्पादकता बढ़ गई। और व्यापार का क्या हाल था? व्यापार विजयनगर काल से पहले भी 3 स्तरों पर विकसित हो चुका था। स्थानीय लेनदेन का नेटवर्क, लंबी दूरी का अंदरूनी व्यापार और विदेशी व्यापार। स्थानीय व्यापार बढ़ा था क्या? हाँ, तमिल देश के दस्तावेजों से पता चलता है कि बाजारों, जिन्हें पेट्टाई कहा जाता था, और मेलों, सांदाई की संख्या में वृद्धि हुई थी। इसका मतलब है कि स्थानीय स्तर पर चीजों का लेनदेन बढ़ रहा था। क्या नकदी फसलें उगाई जाती थी? जी, कर्शिमा के अध्ययन से पता चलता है कि गन्ना, काली मिर्च जैसी नकदी फसलों का उत्पादन बढ़ाने के लिए दबाव डाला जाता था। इससे पता चलता है कि स्थानीय उत्पादन और लंबी दूरी के व्यापार दोनों के बीच एक संबंध था। विजयनगर के व्यापार की एक और खास बात, एक उल्लेखनीय विशेषता थी सिक्का धन की बढ़ती भूमिका। लेन देन में सिक्कों का इस्तेमाल बढ़ रहा था। विदेशी व्यापार के क्या सबूत हैं? चाउजुकुआ, मार्को पोलो, इब्न बतूता जैसे यात्रियों ने अपने विवरणों में भारत की विश्व व्यापार में भागीदारी का जिक्र किया है, जिसमें विजयनगर साम्राज्य के क्षेत्र भी शामिल थे। उन्होंने बताया कि कैसे अंदरूनी शहरों का विकास हुआ, जिनकी खपत की मांगों ने तटीय व्यापारिक केंद्रों एम्पोरिया को बढ़ावा दिया। क्या मंदिरों की भी कोई भूमिका थी? हाँ, ब्राह्मणवादी मंदिर परिसर भी व्यापार और शहरीकरण के लिए एक प्रोत्साहन थे।
ये मंदिर सिर्फ पूजा स्थल नहीं थे, बल्कि तीर्थ केंद्र, सैन्य केंद्र, राजनीतिक राजधानियां और वाणिज्य केंद्र के रूप में भी काम करते थे। क्या व्यापार से टैक्स लिया जाता था? बिल्कुल। समकालीन अभिलेख और साहित्यिक स्रोत बताते हैं कि व्यापार और वस्त्र, धातु के सामान आदि के उत्पादन से नकद राजस्व यानी कैश रेवेन्यू एकत्र किया जाता था। टैक्स कैसे वसूला जाता था? स्टीन के अनुसार प्रमुख व्यापार केंद्रों पर सीमा शुल्क वसूली का काम शक्तिशाली और अमीर लोगों को किराए के समझौतों या गुट्टा पर दे दिया जाता था। मतलब टैक्स फार्मिंग होती थी। इसका कोई उदाहरण है? हाँ, पुर्तगाली इतिहासकार नूनीज ने बताया है कि विजयनगर शहर के एक गेट से होने वाला सालाना सीमा शुल्क संग्रह 12,000 सोने के सिक्कों पर किराए पर दिया गया था। 12,000 सोने के सिक्के? ये तो बहुत बड़ी रकम है। जी हाँ, 12,000 सोने के सिक्के। इससे अंदाजा लगता है कि व्यापार कितना महत्वपूर्ण था। इस आमदनी का इस्तेमाल कहाँ होता था? इतिहासकारों का मानना है कि देवराय द्वितीय के समय बंदरगाहों पर व्यापारियों द्वारा चुकाया गया सीमा शुल्क या श्रद्धांजलि शायद हॉर्मुज और दूसरी जगहों से आयात किए जाने वाले घोड़ों के भुगतान का साधन बनती थी। अच्छी नस्ल के घोड़े सेना के लिए बहुत जरूरी थे और शायद कुशल घुड़सवारों को भुगतान करने के लिए भी पैसा बच जाता था। जमीन से कितना राजस्व लिया जाता था? नीलकंठ शास्त्री का मानना है कि राजस्व के रूप में उपज का जो हिस्सा लिया जाता था वो पारंपरिक छठे हिस्से 1/6 से लेकर कुल उपज के आधे 1/2 तक हो सकता था। ये अलग अलग जगहों और समय पर निर्भर करता होगा। खेती और व्यापार के अलावा और कौन से टैक्स थे? विजयनगर राज्य पेशेवरों मतलब कारीगरों, व्यापारियों आदि और घरों से भी कर वसूलता था। इसके अलावा कई तरह के लाइसेंस शुल्क, पारगमन शुल्क, ट्रांजिट ड्यूटीज, बाजार शुल्क और न्यायिक जुर्माना फाइन्स भी राज्य की आय के स्रोत थे। टैक्स फार्मिंग का जिक्र आपने किया था। हाँ, टैक्स फार्मिंग यानी कर वसूली का ठेका देना, यह बहुत आम था, जैसा हमने शहर के गेट वाले उदाहरण में देखा। इस आय का बड़ा हिस्सा कहाँ खर्च होता था? एक बड़ा हिस्सा सेना के रखरखाव पर खर्च होता था। विजयनगर को लगातार युद्ध लड़ने पड़ते थे। एक और हिस्सा धर्मार्थ कार्यों जैसे मंदिरों को दान आदि पर खर्च होता था। क्या खर्च का कोई तय नियम था? एक आदर्श नियम बताया गया है कि आधी आय सेना के लिए रखी जानी चाहिए। बची हुई आय में से आधी महल के रखरखाव पर खर्च की जा सकती थी और बाकी को आरक्षित खजाने में जमा किया जाना था। लेकिन क्या ये हमेशा होता था? ये तो एक आदर्श स्थिति थी। असल में खर्च तत्कालीन जरूरतों पर निर्भर करता था। युद्ध के समय सेना पर ज्यादा खर्च होता होगा। टैक्स की शर्तें बहुत थीं या? हाँ, विजयनगर के अभिलेखों में मिलने वाले कर शर्तों की संख्या और विविधता से साफ पता चलता है कि राजस्व बढ़ाने के लिए हर संभव स्रोत का इस्तेमाल किया गया था। क्या लोग ज्यादा टैक्स के खिलाफ विरोध करते थे? हाँ, हालांकि ऐसे उदाहरण कम मिलते हैं, लेकिन ज्यादा कराधान के खिलाफ लोकप्रिय विद्रोह के उदाहरण भी हैं। कोई खास उदाहरण? ऐसा ही एक प्रतिरोध 1429 में दक्षिण आरकोट में वेल्लार नदी घाटी में हुआ था। क्यों हुआ था ये विद्रोह? अशांति एक नई भूमि माप प्रणाली लागू करने के कारण हुई थी, जो किसानों के लिए बहुत असुविधाजनक थी। शायद शाही अधिकारियों ने ज्यादा मांगे भी की होंगी, क्योंकि कारीगरों और छोटे व्यापारियों ने भी किसानों के साथ मिलकर अधिकारियों के खिलाफ विद्रोह कर दिया था। लेकिन क्या शासकों ने कुछ सुधार करने की कोशिश की? हाँ, करशिमा हमें बताते हैं कि विजयनगर शासकों ने बेहतर प्रशासन के लिए प्रभावी उपाय अपनाने की कोशिश की और वे कुछ हद तक सफल भी रहे। हमें 16वीं शताब्दी के अभिलेख मिलते हैं जिनसे पता चलता है कि शासकों ने आम लोगों को करों में रियायतें भी दी। अब आते हैं सेक्शन 14.6 पर, निरंतरता और परिवर्तन। मतलब विजयनगर काल में प्रशासन वगैरह में क्या चीजें पहले जैसी चलती रहीं और क्या नया बदला? ये भी एक महत्वपूर्ण बहस है। इसकी शुरुआत भी रॉबर्ट सिविल ने ही की थी, जब उन्होंने लिखा कि यह पुराने से नए में संक्रमण का युग है। भारतीय विद्वानों में इस पर क्या मतभेद थे? जो विद्वान कर्नाटक और आंध्रा पर केंद्रित थे, जैसे वेंकटरमन्या और सालेतोरे, उन्होंने निरंतरता पर ज्यादा जोर दिया कि पुरानी प्रथाएं चलती रहीं। और जो तमिल देश पर काम कर रहे थे, हाँ, जैसे नीलकंठ शास्त्री और महालिंगम, उन्होंने बुनियादी बदलावों की ओर ध्यान खींचा। कृषि में क्या बदलाव आए थे? हमने पहले भी बात की थी। जी, हमने देखा कि खेती का विस्तार निचले मैदानों और नदी घाटियों से ऊंचे शुष्क इलाकों की ओर हो रहा था। यह दिखाता है कि ज्यादा से ज्यादा जमीन को खेती के तहत लाने का दबाव था। और इसके साथ और क्या जुड़ा था? इसके साथ जुड़ा था नकदी फसलों और बाजार उन्मुख कृषि उत्पादन पर बढ़ता हुआ जोर। मतलब ऐसी फसलें उगाना जिन्हें बेचा जा सके। ऊंचे इलाकों की जमीन अलग थी, तो क्या ऐसे किसान भी अलग तरह के उभरे? हाँ, ऊंचे इलाकों की उबड़ खाबड़ प्रकृति ने लड़ाकू किसानों के एक वर्ग के उदय को जरूरी बना दिया।
इसलिए विजयनगर की कृषि सीमाओं ने आंध्र के रेड्डी और विल्मा और तमिल देश के वन्यार जैसे युद्धप्रिय किसानों को आकर्षित किया। ये प्रक्रिया पहले भी चल रही थी? हाँ, ये पहले भी शुरू हो चुकी थी, लेकिन विजयनगर काल में ये और ज्यादा व्यापक हो गई। शहरीकरण का क्या हुआ? तमिल स्रोतों की हालिया जांच से पता चला है कि पेट्टई बाजारों और संताई मेलों की संख्या में वृद्धि हुई। ये नए विकसित क्षेत्रों में शहरीकरण के प्रसार की ओर इशारा करता है। और विनिमय यानी लेन देन में क्या बदलाव आया? एक महत्वपूर्ण परिवर्तन था मुद्रीकरण का बढ़ता प्रचलन। सिक्कों का इस्तेमाल ज्यादा होने लगा था, और साथ ही यूरोपीय व्यापारियों का एक नया समूह भी इसी दौरान दक्षिण भारत के तटों पर आया, जिसका धीरे धीरे न केवल व्यापार पर बल्कि राजनीति पर भी असर पड़ना था। क्या विजयनगर राज्य पहले के राज्यों से ज्यादा केंद्रीकृत था? इतिहासकारों ने ये नोट किया है। केंद्र सरकार के प्रतिनिधि अधिकारियों की शक्ति बढ़ रही थी, न केवल गांवों में बल्कि शहरी केंद्रों में भी। शहरों का प्रशासन कैसे होता था? शहरी मामलों को अब केंद्रीय प्रशासन द्वारा नियुक्त स्थानीय राज्यपालों द्वारा नियंत्रित किया जाता था, न कि विभिन्न जातियों के सदस्यों वाली सभाओं द्वारा, जैसा कि पहले के समय में होता था। विजयनगर के सैन्य चरित्र का कारण क्या बताया जाता है? अक्सर इसका श्रेय इस्लामी खतरे को दिया जाता है कि उत्तर से लगातार खतरा बना रहता था, इसलिए सेना मजबूत रखनी पड़ती थी। बर्टनस्टीन ने नायंकर व्यवस्था को इस युग का एक विशिष्ट कारक बताया था। किस मायने में? स्टीन ने कहा कि नायंकर व्यवस्था की खासियत सिर्फ पद या स्थिति में नहीं थी, बल्कि उस शक्ति की डिग्री में थी जो नायकों ने हासिल कर ली थी। उन्होंने कुछ बिंदु बताए। क्या थे वो बिंदु? पहला, नायक बड़ी मात्रा में स्थानीय संसाधनों को नियंत्रित करते थे और उनका पुनर्वितरण करते थे। दूसरा, वे स्थानीय सामाजिक बाधाओं से काफी हद तक स्वतंत्र थे। तीसरा, स्थानीय समाज में हस्तक्षेप करने की उनकी क्षमता बहुत ज्यादा थी। और क्या? चौथा, वे अक्सर उच्चाधिकारियों से स्वतंत्र रहते थे और कभी-कभी उनका विरोध भी करते थे। पांचवां, उनके पास बेहतर सैन्य तकनीक थी, जिसमें आग्नेयास्त्र, घुड़सवार सेना और किलेबंदी शामिल थी। छठा, नायकों की बढ़ती शक्ति के कारण राजाओं और नायकों के बीच संघर्ष होने लगे। ऐसे संघर्ष चोल काल में भी होते थे, लेकिन इस अवधि में ज्यादा आम हो गए। और सातवां, ब्राह्मणों की भी नायकों के रूप में एक प्रमुख राजनीतिक भूमिका थी। पहले ब्राह्मण ज्यादातर सलाहकार या पुरोहित होते थे, लेकिन अब वे सैन्य और प्रशासनिक भूमिकाओं में भी आ गए थे। तो इन सब बदलावों का नतीजा क्या हुआ? तमिल शिलालेखों के अध्ययन से पता चला है कि ये जो संरचनात्मक परिवर्तन विजयनगर शासन के दौरान तमिलनाडु में हो रहे थे, उनके कारण, जैसा कि नोबोरू करिशिमा कहते हैं, 16वीं शताब्दी की शुरुआत तक एक नई सामाजिक और राजनैतिक संरचना बन गई थी। चलिए अब दक्षिण से थोड़ा उत्तर की ओर चलते हैं, दक्कन की ओर, और बात करते हैं बहमनी साम्राज्य की। सेक्शन 14.7। जी, बहमनी सल्तनत, विजयनगर का पड़ोसी और अक्सर प्रतिद्वंदी। यहाँ संप्रभुता का आधार क्या था? यहाँ संप्रभुता का आधार बल था, मतलब मिलिट्री पावर। इस राज्य की उत्पत्ति ही दिल्ली सल्तनत के अमीरों के विद्रोह से हुई थी। तो यहाँ अमीरों की भूमिका अहम थी? हाँ, राजनीतिक क्षेत्र में, खासकर शासक कैसे सत्ता हासिल करता है और उसे वैधता कैसे मिलती है, इसमें कुलीन वर्ग यानी अमीरों ने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। राजा को सत्ता संभालने और बनाए रखने के लिए अमीरों का समर्थन जरूरी था। धर्म की क्या भूमिका थी? सूफियों और उलेमाओं ने भी धार्मिक और दार्शनिक विचारधारा के जरिए राज्य सत्ता को वैध बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनका समर्थन भी शासक के लिए जरूरी था। क्या राजशाही एक ही परिवार तक सीमित रही? हाँ, एक बार बहमनी शासन स्थापित हो गया तो राजशाही बहमनी शाही घराने तक ही सीमित रही। सुल्तान या तो मौजूदा राजा द्वारा नामांकन से बनता था, जिसमें कभी कभी ज्येष्ठाधिकार, सबसे बड़े बेटे का हक का पालन होता था, या फिर शासक राजा, रईस और धर्मशास्त्री मिलकर चयन करते थे। अगर कोई नाबालिग सुल्तान बनता था तो? कई बार जब किसी नाबालिग को सुल्तान घोषित किया जाता था तो असली शक्ति राजा के रीजेंट के रूप में अमीर ही चलाते थे। बहमनी इतिहास जानने के स्रोत क्या हैं? इसके लिए समकालीन लेखन हैं, जैसे ऐतिहासिक वृत्तांत, यात्रियों के विवरण और कुछ ऐसी किताबें भी हैं जो उस दौर के तुरंत बाद लिखी गई। कोई समकालीन कृति है? हाँ, इसामी द्वारा लिखित फुतुह उस सलातीन बहमनी साम्राज्य के इतिहास पर एकमात्र मौजूदा समकालीन कृति मानी जाती है। इसामी पहले सुल्तान से जुड़े थे और उन्होंने अपना काम 1350 के आसपास पूरा किया। इसमें क्या जानकारी मिलती है? मोहम्मद बिन तुगलक तक दिल्ली सल्तनत का वर्णन करने के बाद इसामी बहमनी साम्राज्य की स्थापना और दक्कन की राजनीतिक उथल-पुथल के बारे में लिखते हैं।
ये दक्कन और दक्षिण भारत के इतिहास के कई पहलुओं पर काफी मूल्यवान जानकारी देता है। और बाद की रचनाएं? बाद की रचनाओं में सैयद अली तबतबा की बुरहाने मासिर उल्लेखनीय हैं। ये फिरिश्ता के समकालीन थे और अहमदनगर के निजाम शाहियों के दरबार में थे। उन्होंने निजाम शाही सुल्तानों का इतिहास लिखते हुए परिचय के रूप में बहमनी शासन का भी जिक्र किया है। फिरिश्ता का नाम तो बहुत सुना है। हाँ, मोहम्मद कासिम फिरिश्ता शायद उस काल के सबसे प्रसिद्ध इतिहासकार थे। उन्होंने गुलशन-ए-इब्राहिमी लिखी, जिसमें बहमनी शासन पर विस्तार से चर्चा है। एक और कृति है तस्कीरात-उल-मुल्क, जिसे शिराज के एक व्यापारी ने लिखा था, इसलिए उन्हें शिराजी के नाम से जाना जाता है। यात्रियों में कौन महत्वपूर्ण था? यात्रियों में सबसे उल्लेखनीय है रूसी व्यापारी अथानासियस निकितिन। अथानासियस निकितिन, ये कब आए थे? ये सुल्तान मोहम्मद शाह तृतीय के समय आए थे, जब महमूद गवान प्रधानमंत्री थे। निकितिन 1470 से 1474 तक, यानी 4 साल, राजधानी बीदर में रहे। उन्होंने क्या खास देखा? उन्होंने अमीरों की जबरदस्त दौलत और विलासिता और दूसरी तरफ ग्रामीण इलाकों में आम लोगों की भयानक गरीबी के बीच भारी अंतर पर बहुत जोर दिया है। ये उनका बहुत महत्वपूर्ण अवलोकन है। बहमनी साम्राज्य का क्षेत्र कहाँ तक फैला था? मोटे तौर पर दक्कन और दक्षिण भारत के कुछ हिस्से कृष्णा नदी तक। कृष्णा नदी ही विजयनगर राज्य की उत्तरी सीमा थी। इस क्षेत्र में निचले मैदानी इलाके भी थे और ऊंचे पठारी शुष्क क्षेत्र भी। पश्चिमी दक्कन की नदियां उपजाऊ घाटियां क्यों नहीं बनाती? क्योंकि वहां का भूभाग चट्टानी है, इसलिए जब नदियां पश्चिम से पूर्व की ओर बहती हैं तो वे गहरी घाटियां काटती हैं और उपजाऊ जलोढ़ मिट्टी किनारों पर जमा नहीं हो पाती। हाँ, जब वे पूर्वी तट के पास पहुंचकर डेल्टा बनाती हैं तब जरूर उपजाऊ मैदान मिलते हैं। क्या यहाँ नहरें थीं? हाँ, निचले मैदानी इलाकों में, खासकर कृष्णा गोदावरी दोआब क्षेत्रों में उस समय भी नहर प्रणाली का एक नेटवर्क था। कृषि विस्तार यहाँ भी हुआ था? जी हाँ, जैसा हमने विजयनगर के मामले में देखा, मैदानी इलाकों से ऊपरी क्षेत्रों तक खेती के विस्तार की प्रवृत्ति बहमनी काल की भी एक महत्वपूर्ण विशेषता थी। गोलकुंडा का जिक्र क्यों जरूरी है? और डोलकुंडा बाद में कृष्णा और गोदावरी के बीच पूर्वी तट पर दक्कन में एक महत्वपूर्ण राज्य के रूप में उभरा। ये एक उपजाऊ कृषि क्षेत्र था जहां नहरों के अच्छे नेटवर्क के कारण कई तरह के अनाज और नकदी फसलें उगाई जाती थीं। और क्या खास था गोलकुंडा में? वहां बुनाई और शिल्प उद्योग भी खूब फला फूला, क्योंकि शासकों ने प्रोत्साहन और संरक्षण दिया। गोलकुंडा एक खास किस्म के कपड़े और बढ़िया स्टील के लिए भी मशहूर था। स्टील इतना अच्छा था? हाँ, इस क्षेत्र की बेहतर स्टील तकनीक के कारण गोलकुंडा से दूर दूर तक तलवारें और तीर के सिरे निर्यात किए जाते थे। और सबसे बढ़कर गोलकुंडा की खदानें अपने हीरों के लिए प्रसिद्ध थीं। तो बहमनी क्षेत्र संसाधनों से भरपूर था? कुछ हद तक। कुछ संसाधन थे जैसे गोलकुंडा में, लेकिन इसमें काफी बंजर इलाके भी थे जहां कुछ खास पैदा नहीं होता था। क्षेत्र के आर्थिक संसाधन, खासकर कृषि उपज, बहुत ज्यादा नहीं थे। तो फिर राज्य कैसे चलता था? इसीलिए राज्य को बनाए रखने के लिए, अमीरों के खर्चे पूरे करने के लिए और सेना रखने के लिए अक्सर पड़ोसी समृद्ध इलाकों से संसाधन जुटाने के लिए युद्ध छेड़ने पड़ते थे। तो क्या ये लड़ाइयाँ धार्मिक थीं? देखिए, अक्सर इन लड़ाइयों को धार्मिक रंग दिया जाता है, खासकर विजयनगर और बहमनी संघर्ष को। लेकिन असल वजह ज्यादातर आर्थिक और राजनीतिक थी। संसाधनों पर नियंत्रण, खासकर उपजाऊ रायचूर दोआब पर कब्जा। इस क्षेत्र की भौगोलिक स्थिति और अर्थव्यवस्था ने ही यहाँ के राजनीतिक इतिहास को आकार दिया। संसाधनों की कमी एक बड़ा फैक्टर था। बहमनी साम्राज्य बना कैसे था? इसकी कहानी क्या है? ये मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल के अंत में हुए विद्रोहों के कारण उभरा। सुल्तान को दक्कन में तैनात अपने अमीराने सदा, यानी 100 गांव के अमीरों पर शक हो गया था। क्या आदेश दिया था सुल्तान ने? सुल्तान ने आदेश दिया कि इन 100 के अमीरों को दौलताबाद के गवर्नर की निगरानी में भड़ोच ले जाया जाए। लेकिन इन अमीरों को पता था कि मालवा में उनके जैसे अमीरों के साथ क्या हुआ था। उन्हें मार दिया गया था। तो उन्होंने विद्रोह कर दिया? हाँ, उन्होंने इस आदेश के खिलाफ विद्रोह कर दिया। दौलताबाद के गवर्नर को कैद कर लिया और अपने में से एक इस्माइल मुल्क को नासिरुद्दीन शाह की उपाधि देकर दक्कन का राजा घोषित कर दिया। फिर दिल्ली से सेना आई? हाँ, मोहम्मद बिन तुगलक खुद एक शाही सेना लेकर दौलताबाद पहुंचा और विद्रोहियों को हराकर किले में घेर लिया। लेकिन उनमें से कुछ लोग, जिनमें हसन गंगू भी शामिल था, गुलबर्गा भागने में कामयाब रहे। हसन गंगू को जफर खान के नाम से भी जाना जाता था। फिर क्या हुआ? 3 महीने बाद जफर खान ने एक सेना इकट्ठी की और दौलताबाद पर हमला किया।
उसने शाही सेना को हरा दिया। जो नए राजा बने थे नासिरुद्दीन, उन्होंने आसानी से जफर खान के पक्ष में सिंहासन छोड़ दिया और जफर खान सुल्तान बन गया। हाँ, जफर खान ने खुद को अलाउद्दीन बहमन शाह की उपाधि के तहत सुल्तान घोषित किया और यहीं से बहमनी वंश की शुरुआत हुई। तो 3 नाम याद रखने हैं, हसन गंगू, जफर खान और अलाउद्दीन बहमन शाह। बिल्कुल, हसन गंगू, जफर खान, अलाउद्दीन बहमन शाह, ये एक ही व्यक्ति के नाम और उपाधियां हैं जो बहमनी वंश का संस्थापक था। अपनी शक्ति के चरम पर बहमनी सल्तनत कहाँ तक फैली थी? उत्तर में ताप्ती नदी से लेकर दक्षिण में कृष्णा और तुंगभद्रा तक, और पश्चिम में अरब सागर से लेकर पूर्व में उड़ीसा की सीमाओं तक। मुख्य दुश्मन कौन थे? दक्षिण में विजयनगर शासक तो एक स्थायी खतरा थे ही, जिनकी नजर हमेशा उपजाऊ रायचूर दोआब पर रहती थी, लेकिन उत्तर और पूर्व में भी मालवा और गुजरात जैसे राज्यों से खतरा बना रहता था। और राज्य के भीतर क्या समस्या थी? राज्य के भीतर मुस्लिम कुलीन वर्ग के 2 समूहों के बीच जबरदस्त खींचतान और गुटबाजी थी। ये बहमनी सल्तनत की सबसे बड़ी कमजोरी साबित हुई। कौन से 2 समूह थे ये? लंबे समय से भारत में, खासकर दक्कन में रह रहे थे। इनमें स्थानीय तत्व ज्यादा थे और ये ज्यादातर सुन्नी थे। और दूसरे थे परदेसी या आफाकी। ये वो विदेशी मुसलमान थे जो बाहर से, जैसे ईरान, मध्य एशिया, अरब से हाल ही में आए थे। ये ज्यादातर शिया संप्रदाय के थे। तो धर्म का भी एंगल था। हाँ, सुन्नी शिया का मतभेद भी उनकी आपसी प्रतिद्वंदिता को और बढ़ा देता था। परदेशियों को लगता था कि वो ज्यादा काबिल हैं और दक्कनियों को लगता था कि ये बाहरी लोग आकर उनकी जगह ले रहे हैं। इस गुटबाजी का सबसे बड़ा शिकार कौन हुआ? महमूद गवान, बहमनी साम्राज्य का सबसे काबिल वजीर या प्रधानमंत्री। ये किस गुट से थे? महमूद गवान परदेसी गुट से थे और शिया थे। वो 1461 से 1481 तक प्रधानमंत्री रहे और इस दौर को अक्सर बहमनी सल्तनत का स्वर्ण काल कहा जाता है। उन्होंने क्या काम किए? गवान ने कई सफल सैन्य अभियान चलाए, बहमनी क्षेत्र का विस्तार किया। वो एक बेहतरीन प्रशासक भी थे। उन्होंने कई प्रशासनिक सुधार लागू किए, जिनमें भूमि का उचित सर्वेक्षण और मूल्यांकन शामिल था, ताकि राजस्व व्यवस्था बेहतर हो सके। लेकिन उनके सुधारों से कौन नाराज हुआ? उनके सुधारों से दक्कनी अमीर नाराज हो गए, क्योंकि सुधारों से उनकी ताकत और आमदनी पर असर पड़ रहा था। उस समय 8 में से 5 गवर्नरशिप दक्कनी अमीरों के पास थी। तो उन्होंने साजिश की। हाँ, दक्कनी गुट ने प्रधानमंत्री महमूद गवान के खिलाफ साजिश रची। एक कहानी है कि उन्होंने किसी तरह गवान की मुहर लगा हुआ एक खाली कागज हासिल कर लिया। फिर उसका क्या किया? उस कागज पर उन्होंने गवान की तरफ से ओडिशा के राजा को एक जारी पत्र लिखा, जिसमें कहा गया कि दक्कन के लोग सुल्तान मोहम्मद शाह तृतीय के अत्याचार से तंग आ चुके हैं और ओडिशा के राजा को दक्कन पर आक्रमण करने का न्योता दिया। और सुल्तान ने मान लिया। हाँ, जब ये पत्र सुल्तान को दिखाया गया तो वो गुस्से में आ गया और उसने तुरंत गवान को बुलाया। गवान के कुछ दोस्तों ने उसे गुजरात भाग जाने की सलाह दी, लेकिन गवान बेगुनाह था, इसलिए वो सुल्तान के सामने पेश हुआ। फिर क्या हुआ? सुल्तान ने गवान से पूछा कि जो संप्रभु के खिलाफ देशद्रोह करे उसकी सजा क्या होनी चाहिए। गवान ने जवाब दिया कि ऐसे देशद्रोही की सजा मौत है। सुल्तान ने गवान की कोई सफाई नहीं सुनी और उसका सिर काटने का हुक्म दे दिया, जिसे तुरंत पूरा कर दिया गया। ये तो बहुत बुरा हुआ। हाँ, कहानी आगे कहती है कि सुल्तान को जल्द ही अपनी गलती का एहसास हो गया और उसने बहुत ज्यादा शराब पीकर खुद भी अपनी जान दे दी। गवान की मौत के साथ ही बहमनी साम्राज्य के पतन की शुरुआत हो गई। और निकितिन ने क्या देखा था गवान के समय में? हाँ, जैसा हमने पहले कहा, रूसी व्यापारी अथनासियस निकितिन महमूद गवान के जीवन काल में ही बीदर आया था और उसने लिखा था कि अमीर लोग हर तरह की विलासिता में डूबे थे, जबकि आम लोग, किसान, कारीगर बहुत ज्यादा गरीबी में जी रहे थे। ये असमानता शायद बहमनी राज्य की अस्थिरता का एक कारण रही होगी। अब पूर्व की ओर चलते हैं, बंगाल की तरफ। सेक्शन 14.8 बंगाल का राज्य। जी, बंगाल दिल्ली से भौगोलिक रूप से काफी दूर। इसी दूरी का फायदा उठाकर बंगाल ने अक्सर दिल्ली से आजाद होने की कोशिश की। हाँ, कई मौकों पर। बंगाल में मुस्लिम शासन की शुरुआत कब हुई थी? जब 12वीं सदी के अंत में इख्तियारुद्दीन मोहम्मद बख्तियार खिलजी ने बंगाल पर हमला किया था। बख्तियार खिलजी, हाँ, नाम याद है। और उस समय के सेन वंश के शासक लक्ष्मण सेन राजधानी नदिया छोड़कर भाग गए थे। दिल्ली सल्तनत के समय बंगाल का क्या स्टेटस रहा? इल्तुतमिश से लेकर मोहम्मद तुगलक तक दिल्ली के सुल्तानों ने कोशिश की कि बंगाल उनके नियंत्रण में रहे, कभी सेना भेजकर, कभी बातचीत से। लेकिन बंगाल के शासक बार बार आजादी की कोशिश करते थे। गयासुद्दीन तुगलक ने क्या किया था? दिल्ली सुल्तान गयासुद्दीन तुगलक ने बंगाल के विद्रोही शासकों पर बेहतर नियंत्रण रखने के लिए बंगाल को 3 अलग-अलग प्रशासनिक हिस्सों में बांट दिया था। लखनौती, सदगांव और सोनारगांव इनकी राजधानियां थीं। लेकिन ये व्यवस्था ज्यादा चली नहीं। नहीं,
मोहम्मद बिन तुगलक जब दिल्ली के मामलों में उलझे हुए थे, उसी समय बंगाल के एक रईस इलियास शाह ने मौके का फायदा उठाया। क्या किया इलियास शाह ने? लगभग 1345 ईस्वी में इलियास शाह ने पूरे बंगाल पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया और खुद को शम्स उद्दीन इलियास शाह की उपाधि के साथ एक स्वतंत्र शासक घोषित कर दिया। इलियास शाह, ये नाम महत्वपूर्ण है। जी, इलियास शाह। उसने अपना राज्य तिरहुत से चंपारण, गोरखपुर और बनारस तक फैला लिया। इससे दिल्ली सल्तनत चिंतित हुई होगी। हाँ, दिल्ली के सुल्तान फिरोज शाह तुगलक को इलियास शाह की बढ़ती ताकत से चिंता हुई। उसने बंगाल पर फिर से कब्जा करने की कोशिश की। क्या वो कामयाब हुआ? शुरुआत में फिरोज को कुछ सफलता मिली, लेकिन इलियास शाह झुका नहीं। आखिरकार फिरोज को बंगाल छोड़कर दिल्ली वापस जाना पड़ा। बाद में दोनों शासकों के बीच दोस्ती हो गई, उपहारों का आदान प्रदान हुआ, लेकिन इलियास शाह ने दिल्ली की अधीनता स्वीकार नहीं की। इलियास शाह के बाद उसका बेटा सिकंदर शाह गद्दी पर बैठा। उसके समय में फिरोज तुगलक ने एक बार फिर बंगाल को जीतने की कोशिश की, लेकिन फिर असफल रहा। तो इलियास शाह ने जिस वंश की शुरुआत की, वो लगभग एक सदी से ज्यादा समय तक दिल्ली के ज्यादा हस्तक्षेप के बिना बंगाल पर शासन करता रहा। लेकिन फिर बीच में एक हिंदू शासक भी आया। हाँ, ये एक दिलचस्प मोड़ था। इलियास शाह वंश के भीतर जब मतभेद बढ़े, तो उसका फायदा उठाकर राजा गणेश, जो भातुरिया और दिनाजपुर के एक प्रभावशाली हिंदू जमींदार और इलियाशाही शासकों के अधिकारी थे, उन्होंने खुद को बंगाल का शासक घोषित कर दिया। राजा गणेश, इनका जिक्र कहाँ मिलता है? इनका जिक्र तबकाते अकबरी और फरिश्ता के लेखन में मिलता है। क्या मुस्लिम अमीरों ने इसे स्वीकार किया? नहीं, स्थानीय तुर्की रईसों और मुस्लिम धर्मशास्त्रियों के एक वर्ग ने जौनपुर के शासक से मदद मांगी कि वो आकर राजा गणेश से बंगाल का सिंहासन वापस छीन ले। क्या जौनपुर का शासक सफल हुआ? जौनपुर के शासक ने गणेश को हराया तो सही, लेकिन उसकी जीत ज्यादा देर टिकी नहीं, क्योंकि वो खुद दिल्ली सुल्तान के साथ संघर्ष में उलझ गया। राजा गणेश ज्यादा समय शासन नहीं कर पाए, क्योंकि वो बूढ़े हो चुके थे। उनके बाद उनका बेटा गद्दी पर बैठा, जिसने इस्लाम धर्म अपना लिया था। बंगाल में स्थिरता कब आई? बंगाल में अस्थिरता बनी रही जब तक कि 1493 में अलाउद्दीन हुसैन शाह सिंहासन पर नहीं बैठे। अलाउद्दीन हुसैन शाह, ये कौन थे? अलाउद्दीन हुसैन शाह ने बंगाल में एक नए वंशवादी शासन की शुरुआत की, जो लगभग आधी सदी तक चला। इन्हें बंगाल के सबसे सफल सुल्तानों में गिना जाता है। इन्होंने क्या किया? उन्होंने अपने राज्य का विस्तार किया। दक्षिण पश्चिम में ओडिशा की ओर, दक्षिण पूर्व में चटगांव और अराकान की ओर। उन्होंने असम के अहोम साम्राज्य पर भी हमला किया और कूच बिहार में कामतापुर पर कब्जा कर लिया। उनके उत्तराधिकारियों ने 1550 के दशक तक बन्नाल पर शासन किया। तो बंगाल की कहानी से क्या पता चलता है? यही कि दिल्ली से दूर होने के कारण यहाँ हमेशा से स्वतंत्रता की प्रवृत्ति रही। प्रांत बहुत समृद्ध था, संसाधनों से भरपूर, इसलिए दिल्ली के सुल्तान इस पर कब्जा रखना चाहते थे। लेकिन नियंत्रण रखना मुश्किल था। हाँ, दूरी, खराब संचार व्यवस्था और बंगाल की नमी वाली जलवायु ने दिल्ली के सुल्तानों के लिए यहाँ नियुक्त अपने अमीरों पर पूरा नियंत्रण रखना मुश्किल बना दिया था। क्या बंगाल पूरी तरह दिल्ली से कटा हुआ था? नहीं, ऐसा भी नहीं था। इलियास शाही और हुसैन शाही वंश स्वतंत्र सत्ता स्थापित करने में कामयाब तो हुए, लेकिन वे कभी भी दिल्ली की शाही सत्ता को पूरी तरह नजरअंदाज नहीं कर सके। उन्हें हमेशा दिल्ली का ध्यान रखना पड़ता था। शासन में दिल्ली से कितनी समानता थी? शासन के मामलों में काफी समानता थी। धर्म ने वैधता दिलाने में भूमिका निभाई, लेकिन प्रशासनिक कामों में धर्मनिरपेक्ष विचार ज्यादा महत्वपूर्ण थे। और सांस्कृतिक रूप से बंगाल में क्या महत्वपूर्ण हुआ? और खासकर अलाउद्दीन हुसैन शाह के शासनकाल के दौरान बंगाल ने प्रसिद्ध संत चैतन्य महाप्रभु के नेतृत्व में वैष्णव आंदोलन का उदय देखा। वैष्णव साहित्य में हिंदुओं और मुसलमानों के बीच अच्छे संबंधों का जिक्र मिलता है। और अब चलते हैं मध्य भारत में मालवा की ओर। सेक्शन 14.9 मालवा का राज्य। जी, मालवा। इसकी लोकेशन बहुत स्ट्रेटेजिक थी। कैसे? ये नर्मदा और ताप्ती नदियों के बीच एक पठार पर स्थित था। ये गुजरात और उत्तरी भारत को जोड़ता था, साथ ही उत्तर और दक्षिण भारत के बीच के रास्तों पर भी पड़ता था। इसलिए जो भी बड़ा साम्राज्य बनाना चाहता था, उसके लिए मालवा पर नियंत्रण रखना जरूरी था। मालवा का स्वतंत्र राज्य किसने स्थापित किया? इसकी स्थापना दिलावर खान गुरी ने 1401-2 में की थी। दिलावर खान गुरी। ये कब हुआ? ये भी उसी दौर में हुआ जब 14वीं शताब्दी में दिल्ली सल्तनत कमजोर पड़ रही थी। 1398 में तैमूर के हमले ने दिल्ली सल्तनत के विघटन को और तेज कर दिया था। तो केंद्र कमजोर हुआ और प्रांत आजाद होने लगे। हाँ, जब केंद्र में कोई मजबूत सत्ता नहीं रही, तो प्रांतीय अमीरों को अपने अपने स्वतंत्र प्रभाव क्षेत्र बनाने का मौका मिल गया। दूरी भी एक कारण थी। बिल्कुल। केंद्र से प्रांतों की भौगोलिक दूरी
और हर क्षेत्र की अपनी स्थानीय समस्याएं ये दिखाती थीं कि सिर्फ सैन्य शक्ति से प्रांतों को नियंत्रित करना संभव नहीं था। ये जो स्वतंत्र राज्य उभरे, ये एक तरह से स्थानीय आकांक्षाओं को दर्शाते थे, जिन्हें केंद्रीय शक्ति रोक नहीं पा रही थी। दिलावर खान गोरी के बाद कौन शासक बना? उनका बेटा होशंग शाह। होशंग शाह एक महत्वपूर्ण शासक था। उसके समय में गुजरात के शासक ने मालवा पर हमला भी किया था। होशंग शाह ने क्या नीति अपनाई? होशंग शाह समझ गया था कि राज्य में स्थिरता लाने के लिए उसे समाज के सभी वर्गों का समर्थन हासिल करना होगा। उसे अपनी प्रजा के प्रति समायोजन की, मतलब मिलजुल कर चलने की नीति अपनानी होगी। क्या उसने किसी की सलाह ली? हाँ, कहा जाता है कि उसने सूफी संत अशरफ जहांगीर समनानी की सलाह पर भरोसा किया। ये संत सुलह कुल के सिद्धांत की वकालत करते थे। सुलह ए कुल, इसका क्या मतलब है? सुलह कुल मतलब सबके साथ शांति, सहिष्णुता, मेलजोल। ये अकबर की नीति से काफी पहले की बात है। होशंग शाह ने और क्या किया? उसने एक नीति अपनाई कि शासन के सभी महत्वपूर्ण मामलों पर और कोई भी नई परियोजना शुरू करने से पहले अपने अमीरों और अधिकारियों के साथ विचार विमर्श और परामर्श किया जाए। क्या ये परंपरा आगे भी चली? हाँ, मालवा के लगभग सभी सुल्तानों ने इस प्रथा का पालन किया। कोई भी फैसला लेने से पहले राज्य के अधिकारियों की सलाह और मंजूरी ली जाती थी। इससे अमीरों की प्रतिष्ठा भी बढ़ी, क्योंकि उन्हें शासन में भागीदार महसूस होता था। तो ये तानाशाही जैसा नहीं था? नहीं, ये उस धारणा से काफी अलग था कि सुल्तान एक दुर्गम प्राणी होता है जिससे मिला नहीं जा सकता। हालांकि कोई लोकप्रिय सभा नहीं थी, लेकिन अधिकारियों से परामर्श की यह परंपरा मालवा में एक तरह की लोकतांत्रिक प्रक्रिया थी। क्या मालवा के सुल्तान हिंदू शासकों की मदद करते थे? हाँ, इसके भी उदाहरण हैं। महमूद प्रथम ने चंपारण के राय गंगादास की मदद के लिए सुल्तान मोहम्मद गुजराती के खिलाफ अभियान चलाया था। ये दिखाता है कि मालवा के सुल्तान मुस्लिम प्रतिद्वंदियों के खिलाफ हिंदू शासकों की भी मदद करते थे। क्या मालवा में उत्तराधिकार का कोई नियम था? हाँ, यहाँ उत्तराधिकार का एक निश्चित कानून स्थापित करने का प्रयास किया गया। वंशानुगतता यानी हेरिडिटी और नामांकन यानी नॉमिनेशन, ये मूल सिद्धांत थे। क्या बड़े बेटे को प्राथमिकता मिलती थी? हाँ, नामांकन करते समय अक्सर ज्येष्ठाधिकार यानी प्राइमोजेनेचर का पालन किया जाता था। होशंग शाह ने अपने सबसे बड़े बेटे को एक आम सभा में अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था, जहां सभी महत्वपूर्ण अधिकारी मौजूद थे। महमूद प्रथम ने क्या किया? महमूद प्रथम ने एक कदम और आगे बढ़कर जिस राजकुमार को अपना उत्तराधिकारी चुना, उसे जीते जी सुल्तान की उपाधि दे दी। ये प्रथा मालवा में मजबूती से स्थापित हो गई। गियास शाह, नासिर शाह और महमूद द्वितीय को भी उनके पिताओं ने सुल्तान की उपाधि दी थी। क्या इस नियम को तोड़ने की कोशिश हुई? हाँ, ऐसे उदाहरण थे जब नामांकन की प्रथा का उल्लंघन करने का प्रयास किया गया। जैसे शहाबुद्दीन को नासिर शाह ने नामित किया था, लेकिन उसने विद्रोह कर दिया तो उसकी जगह महमूद द्वितीय को नामित किया गया। लेकिन इस फैसले को अमीरों ने मंजूरी दे दी थी, तो मूल सिद्धांत बना रहा। सूफी संत ने राजा को कैसा होने की सलाह दी थी? संत अशरफ जहांगीर ने सुझाव दिया था कि राजा को दयालु होना चाहिए। क्रूर आचरण से समस्याएं पैदा हो सकती हैं। क्या मालवा के सुल्तानों ने इस पर अमल किया? हाँ, दिलावर खां और होशंग शाह जानते थे कि उनके राज्य में ज्यादातर प्रजा हिंदू है, इसलिए वे इतने समझदार थे कि उन्होंने सभी के प्रति, चाहे हिंदू हो या मुस्लिम, एक व्यापक और उदार नीति अपनाई। राजपूतों के प्रति क्या नीति थी? सुल्तानों ने मालवा में राजपूतों को जागीरें सौंपी। इस तरह उन्होंने उदार और सहिष्णु परंपराओं पर आधारित राज्य की नींव को मजबूत किया। क्या हिंदुओं को प्रशासन में जगह मिली? हाँ, सुल्तानों का उदार रवैया इस बात से भी झलकता है कि उन्होंने हिंदुओं को प्रशासनिक व्यवस्था में समायोजित किया। हिंदुओं को सुल्तान की सलाहकार परिषद में भी स्थान मिला। कुछ उदाहरण देंगे? हाँ, कई हिंदुओं ने सुल्तानों की सेवा की, जैसे नलदेव सोनी और संग्राम सिंह कोषाध्यक्ष थे। राय शिवदास सेना कमांडर थे। पुंजा राजा खालसा भूमि के पर्यवेक्षक थे। और सबसे महत्वपूर्ण, मेदिनी राय को वजीर नियुक्त किया गया था और सालीवाहन उनके अधीन काम करते थे। फिर से दोहराएंगे इन हिंदू अधिकारियों के नाम? जरूर। नरदेव सोनी, संग्राम सिंह, राय शिवदास, पुंजा राजा, मेदिनी राय और सालीवाहन। सुल्तानों का रवैया निष्पक्ष था? हाँ, इसका अंदाजा इस बात से भी लगता है कि उन्होंने बहमनी शासक और अन्य मुस्लिम शासकों के खिलाफ भी अभियान चलाए जो उनके प्रतिद्वंदी थे। वो सिर्फ धर्म के आधार पर दोस्त या दुश्मन नहीं चुनते थे। धार्मिक सहिष्णुता कितनी थी? धार्मिक सहिष्णुता मालवा राज्य की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी। मंदसौर, होशंगाबाद, मांडू, धार आदि जगहों पर कई जैन मंदिर मौजूद थे। मालवा में कई धार्मिक परंपराएं एक साथ मौजूद थीं। जो राजपूत प्रमुख हार जाते थे, उनके साथ क्या होता था?
कई राजपूत प्रमुखों को, जिन्हें युद्ध में हराया गया था, उन्हें अधीनता स्वीकार करने पर सहायक वैसल का दर्जा दिया जाता था। वे सुल्तान के प्रति निष्ठा रखते थे और उसे श्रद्धांजलि देते थे। बदले में सुल्तान बाहरी खतरों से इन छोटे प्रमुखों की रक्षा भी करते थे। कोई उदाहरण? जैसे परहार के राय और बगलाना के राय भानु को जौनपुर के शर्कियों और खानदेश के शासक के हमले के खिलाफ सुरक्षा दी गई थी। क्या सुल्तान हिंदू प्रमुखों के आपसी झगड़ों में भी दखल देते थे? हाँ, कभी कभी ऐसा भी होता था। जैसे सरगुजा के राय भोज और रायपुर और रतनपुर के प्रमुखों के बीच संघर्ष में सुल्तानों ने हस्तक्षेप किया था। राजपूतों को जागीरें देने की नीति का क्या फायदा हुआ? इस नीति ने राज्य के आधार को मजबूत करने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। राजपूतों ने सुल्तान की उदारता के बदले मालवा राज्य के प्रति अपनी अटूट निष्ठा दिखाई। ये वफादारी राज्य के लिए एक मजबूत स्तंभ की तरह काम करती थी। क्या राजपूतों ने सैन्य अभियानों में मदद की? हाँ, होशंग शाह को कई हिंदू प्रमुखों ने उनके सैन्य अभियानों में मदद की थी। जैसे खेरला के नरसिंह राय, मातंगपुरी के लखन राव, बूंदी एक प्रमुख देवड़ा हिंदू राय, मालदेव चौहान और समई सिंह। और कोई उदाहरण? महमूद प्रथम ने मेवाड़ के राणा कुंभा के छोटे भाई खेमकरण को जागीरदार नियुक्त किया था। खेमकरण ने बाद में महमूद को मेवाड़ की समस्या से निपटने में मदद की। क्या ये नाम दोहरा सकते हैं जिन्होंने मदद की? हाँ, खेरला के नरसिंह राय, मातंगपुरी के लखन राव, देवड़ा हिंदू राय, मालदेव चौहान, समई सिंह और खेमकरण। क्या सुल्तानों ने प्रजा के कल्याण के लिए भी कुछ किया? हाँ, वे सार्वजनिक कार्य को प्रोत्साहन देकर प्रजा का कल्याण करने में रुचि रखते थे। जैसे अस्पताल बनवाना, चोरी डकैती जैसे अपराधों से सुरक्षा देना। किसानों के लिए उन्होंने राजस्व की मांग को मध्यम स्तर पर रखकर और फसल खराब होने या नुकसान होने पर किसानों की रक्षा करके कृषि उत्पादन को बढ़ावा देने की कोशिश की। तो मालवा के बारे में निष्कर्ष क्या है? यही कि मालवा का स्वतंत्र राज्य राजनीतिक सूझबूझ और व्यावहारिकता पर आधारित था। सुल्तान इस बात को समझते थे कि उन्हें सभी वर्गों का समर्थन हासिल करना है और इसके लिए उन्होंने धार्मिक सहिष्णुता, प्रशासन में सभी का समायोजन और कल्याणकारी नीतियों जैसे उपायों का इस्तेमाल किया। तो ये थी हमारी विस्तृत चर्चा विजयनगर, बहमनी, बंगाल और मालवा राज्यों पर। चलिए अब सेक्शन 14.10 के तहत इस पूरी बातचीत के मुख्य बिंदुओं को संक्षेप में दोहराते हैं, जो यूपीएससी परीक्षा के लिए खास तौर पर याद रखने चाहिए। बिल्कुल। तो मुख्य बातें इस तरह हैं। पहला, 14वीं-15वीं शताब्दी में दिल्ली सल्तनत के कमजोर होने पर कई स्वतंत्र क्षेत्रीय राज्य उभरे, जिनमें विजयनगर, बहमनी, बंगाल, मालवा प्रमुख थे। दूसरा, विजयनगर। इसके संस्थापक हरिहर और बुक्का थे। संगम, सालूब, तुलुव और अरविदु ये 4 प्रमुख वंश थे। हाँ, और विजयनगर की राज्य प्रकृति पर बहस का केंद्र रही नायंकर व्यवस्था। याद है ना नायंकर व्यवस्था? इस पर सवाल था कि क्या ये सामंती थी, सेगमेंटरी थी या कुछ और। इसके मुख्य संसाधन कृषि थे, खासकर शुष्क खेती का विस्तार और व्यापार, जिसमें घोड़ों का आयात बहुत महत्वपूर्ण था। और इसके इतिहास लेखन में अलग अलग दृष्टिकोण दिखे, साम्राज्यवादी, राष्ट्रवादी, क्षेत्रीय, कर्नाटक आंध्र, सेगमेंटरी, बर्तिनस्टीन और संशोधित सामंती, कश्यमा। तीसरा राज्य बहमनी। बहमनी सल्तनत की स्थापना हसन गंगू ने की, जिसे अलाउद्दीन बहमन शाह कहा गया। इसका विजयनगर से रायचूर दोआब के उपजाऊ क्षेत्र पर नियंत्रण के लिए लगातार संघर्ष चलता रहा। इसकी बड़ी समस्या थी अंदरूनी कला। हाँ, दक्कनी बनाम परदेसी गुटों की लड़ाई। इसी का शिकार हुआ काबिल प्रधानमंत्री महमूद गवान। गवान का उत्थान और पतन एक महत्वपूर्ण घटना है। गोलकुंडा हीरे, स्टील और कपड़ों के लिए मशहूर था। और रूसी यात्री निकितिन, अथनासियस निकितिन ने अमीरों की विलासिता और आम लोगों की गरीबी के बीच भारी अंतर का वर्णन किया है। चौथा राज्य बंगाल। बंगाल में दिल्ली से स्वतंत्रता प्राप्त करने की प्रवृत्ति हमेशा रही। इलियास शाही और हुसैन शाही यहाँ के प्रमुख वंश थे। बीच में राजा गणेश का अल्पकालिक हिंदू शासन भी आया। अलाउद्दीन हुसैन शाह के तहत स्थिरता और विस्तार हुआ। और इसी दौरान चैतन्य महाप्रभु के वैष्णव आंदोलन का उदय हुआ और हिंदू मुस्लिम सौहार्द के भी कुछ संकेत मिलते हैं। और पांचवा मालवा। मालवा की स्थापना दिलावर खां गुरी ने की। इसकी रणनीतिक लोकेशन बहुत अहम थी। होशंग शाह और महमूद प्रथम यहाँ के महत्वपूर्ण शासक थे। मालवा की खासियत क्या थी? सुलह कुल की नीति, राजपूतों को जागीरें देना, प्रशासन में हिंदुओं को शामिल करना, धार्मिक सहिष्णुता
और उत्तराधिकार के नियम स्थापित करने का प्रयास, ये इसकी मुख्य विशेषताएं थी। इन सभी राज्यों में कुछ सामान्य बातें भी थीं। हाँ, आमतौर पर इन राज्यों में एक मजबूत शासक होता था, एक पदानुक्रमित प्रशासनिक मशीनरी थी। शासन को वैधता दिलाने के लिए धर्म का इस्तेमाल होता था, हालांकि धर्मनिरपेक्ष विचारों का भी महत्व था, और अक्सर आर्थिक संसाधनों पर नियंत्रण ही आपसी संघर्षों का मुख्य कारण होता था। तो ये दौर राजनीतिक पतन का नहीं था? नहीं, इसे सिर्फ दिल्ली सल्तनत के पतन के रूप में देखना ठीक नहीं। ये क्षेत्रीय राजनीति की ताकत और स्थिरता का भी दौर था। अलग अलग क्षेत्रों में नई ऊर्जा दिख रही थी। तो ये थी यूनिट 14, विजयनगर, बहमनी और अन्य राज्यों पर हमारी गहन पड़ताल, भाग 1। हमने कोशिश की है कि IGNO यूनिट का कोई भी पहलू छूट न जाए। उम्मीद है ये विस्तृत विश्लेषण आपको पसंद आया होगा और आपकी UPSC तैयारी में मददगार साबित होगा। इन राज्यों का अध्ययन सिर्फ तथ्यों को रटना नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये समझना है कि मध्यकाल में भारत की राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक संरचनाएं कैसे विकसित हो रही थीं। ये क्षेत्रीय स्वायत्तता, केंद्र राज्य संबंध और विभिन्न समुदायों के बीच सह अस्तित्व की जटिलताओं को दर्शाता है। जैसा हमने शुरू में कहा था, ये यूनिट बहुत महत्वपूर्ण है। हम सलाह देंगे कि इसे दोबारा सुनें ताकि सभी महत्वपूर्ण नाम, अवधारणाएं जैसे नायंकर व्यवस्था, सेगमेंट्री स्टेट, अमरम कार्यकाल, सुलह-ए-कुल और घटनाक्रम आपके दिमाग में अच्छी तरह से बैठ जाएं। जी हाँ, UPSC के लिए रिवीजन बहुत जरूरी है। इन राज्यों की नीतियों, उनकी सफलताओं और असफलताओं से मिले सबक आज भी प्रासंगिक हो सकते हैं। बिल्कुल, वे हमें शासन और समाज की बेहतर समझ प्रदान कर सकते हैं। खासकर ये सवाल कि कैसे अलग-अलग पहचान वाले समूहों को एक साथ लेके चला जाए, कैसे संसाधनों का बंटवारा हो, कैसे केंद्र और क्षेत्रों के बीच संतुलन बने। तो जाते जाते एक सवाल आपके लिए छोड़ जाते हैं। इन मध्यकालीन क्षेत्रीय राज्यों के अनुभवों से, खासकर उनकी सहिष्णुता या असहिष्णुता की नीतियों से और केंद्र बनाम क्षेत्र की खींचतान से आज का भारत क्या सीख सकता है, इस पर जरूर सोचिएगा। और अगर आपको हमारी ये कोशिश और ये गहन विश्लेषण पसंद आया हो तो कृपया इस प्रस्तुति को लाइक करें, इसे अपने दोस्तों और साथी UPSC उम्मीदवारों के साथ शेयर करें। नीचे कमेंट सेक्शन में अपने विचार, सवाल या सुझाव जरूर लिखें। हमें आपके फीडबैक का इंतजार रहेगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात, अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो सुन लो UPSC YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आप हमारे भविष्य के गहन विश्लेषणों से चूक न जाएं। अगली बार फिर मिलेंगे यूनिट 14 के भाग 2 या किसी अन्य अहम विषय के साथ। तब तक स्वस्थ रहें, पढ़ते रहें और बढ़ते रहें। जय हिंद। जय हिंद।